नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सदस्यता अभियान इतना असरदार है कि अब दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जो जेवीएम के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं और अभी अभी इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। पहले तो योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसी वजह रही, क्योंकि आप जेवीएम से बहुत समय तक जुड़े हुए थे, वहाँ उसकी बारीकियों को आपने समझा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जेवीएम छोड़ के आपने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया? देखिए, इस देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को सिरे से नकार दिया। 2019 के जो परिणाम आए, विपक्ष अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करता रहा। यहाँ के आदिवासियों को बरगलाने का काम किया, यहाँ के जो अल्पसंख्यक उनको बरगलाने का काम किया, और उस आधार पर सोचता था कि हम राजनीति करेंगे। और विपक्ष अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वो ये किन प्रकार सत्ता चाहते हैं, और सत्ता के दावेदार कई लोग हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सत्ता सेवा के लिए नहीं चाहते, सत्ता लूटने के लिए चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से मेरे मन में ये आ रहा था, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी, हमको लगा कि मूल्यविहीन और सिद्धांतविहीन राजनीति का समय खत्म हो गया, लक्ष्यविहीन राजनीति का समय खत्म हो गया। बाबूलाल मरांडी जो है व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक दूरदर्शिता का घोर अभाव है उनके अंदर, और कोई सिद्धांत नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। आज किसी के साथ समझौता कर लेना है, कल किसी के साथ समझौता कर लेना है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक सिद्धांत होना चाहिए। दूसरी बात में जो वहाँ पे देखा कि पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र का घोर अभाव है। कोई भी पार्टी बनती है, कोई संगठन बनता है, संगठन में सारे पदाधिकारी होते हैं, कई कार्य समिति के सदस्य होते हैं, और कोई भी निर्णय जब पार्टी लेती है तो कार्य समिति के सदस्यों से बात करके निर्णय लिया जाता है। सारे पदाधिकारी बैठते हैं और बैठ करके निर्णय लिया जाता है। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा में इसका घोर अभाव दिखाई दिया। एक दो आदमी, चाहे वो अध्यक्ष बोल रहे हैं और बाकी एक और प्रधान महासचिव बोल रहे हैं, दो मिलकर के जो मन आया, जैसे मन आया फैसला कर लेते थे। तो क्या हम ये समझे कि कहीं ना कहीं जेवीएम जो है वो अपना जनाधार अब खो रहा है? निश्चित रूप से। देखिए, जनाधार तो कुछ भी नहीं है जी। जनाधार बोल करके अगर आप देखेंगे तो 2014 में भी उनके पास कोई जनाधार नहीं था जी। कुछ बाहर से लोग चले आए, उनको लेकर के चुनाव लड़ लिए, उनका अपना जनाधार रहा। जो लोग चुनाव जीते 2014 में भी, अगर झारखंड विकास मोर्चा से आप देखेंगे तो जो लोग चुनाव जीते वो अपने आधार पर चुनाव जीते, कोई पार्टी के जनाधार के आधार पर चुनाव तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आपने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में राजनीति की परिभाषा बदल दी है। और अगर आप एक एक चीजों पे गौर करें, आप 2014 का दौर याद कीजिए, उसके पहले यूपीए की सरकार हुआ करती थी, घोटालों का अंबार था। घोटाले कैसे कैसे, किसी से छुपे हुए नहीं है। 2G 3G जियाजी और बहुत सारे घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले, कोलगेट घोटाले, और घोटाले 2-2 लाख करोड़ के। तो पूरा देश अराजक स्थिति से गुजर रहा था, पूरा देश परेशान था। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं बम फोड़ दिया करता था, चाइना कभी कभी आंख दिखा दिया करता था, अमेरिका भी आंख दिखा दिया करता था। उसी बीच में नरेंद्र भाई मोदी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, और नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से कई मोर्चों पर, अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर उसको उसकी औकात बताई, चाइना को आंख दिखाया, और जो जन आकांक्षाएं थी, जो जन भावनाएं थी, तो जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं पे खरे उतरे। और देखेंगे जो प्लानिंग किए हैं वो एक एक चीज को अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो आम आदमी के पक्ष में प्लानिंग है उनकी। शौचालय एक बहुत ही बेहतर योजना थी। वो जानते थे कि इस देश की लगभग महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो उनको बहुत परेशानी होती है शौचालय के कारण। तो उन सब चीज़ों को सोचना वो कोई साधारण आदमी नहीं सोच सकता है। जो अपने ऊपर अपने जीवन में उन सब चीज़ों को, उस दर्द को महसूस किया होगा, वैसा व्यक्ति सोच सकता है। और ये सारी योजनाएं, चाहे वो उन्होंने उज्ज्वला योजना जो लागू की, उज्ज्वला योजना भी बहुत गंभीर योजना थी, और उन्होंने आह्वान किया कि जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और उसका फायदा हुआ। कई गरीब महिलाओं को चूल्हा मिला। तो सारी योजनाएं जो आम आदमी को ध्यान में रख करके बनाई गई। कई मोर्चे पर लड़ते रहे। विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव का ही समय आपने क्यों चुना? आपने लोकसभा जब चुनाव चल रहे थे तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ विचार आया था कि आपको उस वक्त ही बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था? नहीं, उसमें भी हमारे मन में ऐसा विचार था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी तो उसमें हम लोग नहीं शामिल हुए। लेकिन मन में था कि चूंकि इनके काफी समय से ये विचार, काफी समय से ये भावना चल रही थी। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का पहले सदस्य रहा हूँ, पहले मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं जहाँ कहीं भी रहा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद, तो जहाँ कहीं था वहाँ पर लोग कहते थे कि आपकी बातों में, आपके व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी का संस्कार दिखता है। तो कहीं ना कहीं मन कचोटता था
और जब परिस्थिति ऐसी लगी कि अब जो है यहाँ पे निर्वाह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति के जो है आत्मसंतुष्टि के लिए हम राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति जनसेवा का काम है, और वहाँ रह करके कोई जनसेवा का कोई काम ही नहीं हो रहा था, सिर्फ नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स, मतलब लोगों को बरगलाना। जेवीएम है जो बाबूलाल मरांडी के नाम से है, वो पूरा जेवीएम जो है वो वही चला रहे थे, उसमें और किसी निश्चित रूप से जेवीएम अगर आज चल रहा है तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी के आत्मसंतुष्टि के लिए चल रहा है। जो है उनके जो है आत्मसंतुष्टि के लिए कई लोग कुर्बान हुए, कई लोगों ने अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। तो मैं कई लोगों को कहा कि इस तरह की राजनीति का कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं हो। आप कभी जेएमएम के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी अकेले लड़ने का निर्णय ले लेते हैं, कभी किसी को भी तोड़ करके ले आने का सोचते हैं। तो जब कोई सिद्धांत नहीं रहेगा तो पार्टी बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। हर पार्टी की एक सिद्धांत होनी चाहिए, और उन सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। एक मूल्यों के साथ राजनीति होनी चाहिए, और सिद्धांतविहीन, मूल्यहीन राजनीति को देश की जनता ने नकारा है। अच्छा, आपका पुराना बैकग्राउंड भी रहा, जैसे कि आपने वाम दल से भी आप काफ़ी समय तक, आपको एक पहचान रही है, एक परख रही है राजनीति की। तो आपका वाम दल का भी आपके फैमिली की तरफ से रहा है, और अभी आपने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया। तो दोनों दो अलग सोच है, तो उसके बीच आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर सोच तो हावी हो ही जाती है। देखिए, जब मेरे बाबूजी राजनीति किया करते थे तो उसमें बहुत छोटे थे, हमको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, और मैं राजनीति पे ध्यान नहीं देता था उसमें। और जब मैं होश संभाला, जब बालिग हुआ, और जब बालिग हुआ तब से मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रुझान था, क्योंकि उसमें भी देश की जनता ने, अगर आप देखेंगे तो वाम मोर्चे की राजनीति को नकार चुके थे लोग। पहले था कि यहाँ पे शोषण विहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है, तो उस तरह के नारे चलते थे। लेकिन अभी देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो देश जब प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और लोगों की जो है ज़रूरतें अलग तरीके से हैं, तो उस ज़रूरतों के हिसाब से आपको राजनीति करनी पड़ेगी। आप सिर्फ निगेटिव राजनीति करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और वही सब चीज़ें हमारे मन में रहीं, और हमने पहले भी कहा कि मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, और मैं पहला प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का ही बना। भले हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वाम दल से रही है, मेरे बाबूजी एमएलए रहे हैं उस पार्टी से, लेकिन हमारा कभी रुझान वाम दल की तरफ नहीं रहा। अच्छा, आप के पोद्दार जी इसमें शामिल हुए, आप शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं प्रदीप यादव के भी शामिल होने की बातें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन क्या कुछ अड़चन बन रहा है प्रदीप यादव के शामिल होने में बीजेपी में? देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, वो शामिल होंगे नहीं होंगे, उनकी बात हो रही है नहीं हो रही है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनका अपना मसला है, और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बात कर रहे होंगे उनका विचार होगा, तो अपना। लेकिन अच्छा, आप काफी समय तक जेवीएम से जुड़े रहे हैं, आपने एक एक बारीकी को समझा है जेवीएम में, तो आपको क्या लगता है अभी विधानसभा चुनाव को लेके क्या जेवीएम किसी में विलय कर सकता है, जैसे कांग्रेस में? देखिए, जहां तक मैं बाबूलाल जी को जानता हूं, क्योंकि आपने स्पष्ट किया है कि अभी जेवीएम जो है वो अपना जनाधार खो रहा है, तो विधानसभा चुनाव बिना जनाधार के तो लड़ा नहीं जा सकता। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं वो किसी में विलय करने का तो नहीं करेंगे, नहीं ना, वो अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, वो अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में हो सकता है आगे बढ़ेंगे। लेकिन अकेले भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए संगठन की जरूरत होती है। संगठन कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर गया है, और जब भी कोई भी राजनीतिक दल मतलब बनता है तो उसका एक सिद्धांत होना चाहिए। तो समय के हिसाब से आप सिद्धांत बदलते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता उन सब चीज़ों पे बहुत गौर से देखती है और उसी हिसाब से सारा निर्णय लेती है। अच्छा, मेरा एक सीधा प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, मैं एक आम कार्यकर्ता की भांति वहाँ पर भी काम करता था जहाँ पर था, और एक आम कार्यकर्ता की भांति मैं भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुआ हूँ। और पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, वो पार्टी के ऊपर जो है निर्भर करता है। मैं इस महत्वाकांक्षा के साथ नहीं आया हूँ कि यहाँ चुनाव लड़ना है। सेवा एक भावना है हमारी, और मैं यहाँ से पहले भी यहाँ रहकर एक काम किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपना पूरा जीवन जो है अपना यहीं पे निछावर करूँगा। मैंने उस दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस दिन मैं योगदान किया था पार्टी में, वहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से एक वादा किया था कि मैं अब यहाँ आया हूँ तो अपने मतलब शरीर के आखिरी बूंद तक, अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूँगा। और मेरी आखिरी इच्छा यही रहेगी कि जब मेरी अर्थी भी उठे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कमल फूल निशान का जो झंडा है उसमें मेरी अर्थी उठे। नहीं तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपने अपनी तरफ से किस सीट पर तैयारी की है? देखिए, कोई सीट की हमारी कोई तैयारी नहीं है और कोई विचार हमने अभी नहीं किया है। पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी अगर सोचती है
तो अच्छी बात है। नहीं भी सोचती है तो हम एक आम कार्यकर्ता की भांति पार्टी में जैसे अभी आए हैं वैसे हमेशा काम करते रहेंगे। अच्छा, तो बीजेपी की जो अभी सदस्यता अभियान की बीजेपी ने जो शुरुआत की है, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आप अपना क्या उसमें एक लक्ष्य देना चाहेंगे, आप अपनी क्या सोच देना चाहेंगे पार्टी को इस चुनाव में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, बहुत बेहतरीन लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि अब की बार 65 पार, और अगर सभी लोग अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 65 पार प्लस सीट झारखंड में ले आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव की तैयारी अगर कोई पार्टी झारखंड में कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी विपक्ष जो है आपस में ही लड़ रहा है, उनका बिखराव है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी ये भी तय नहीं है। वो साथ मिल करके लड़ेंगे, वो अकेले लड़ेंगे, तो वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है, एक सिद्धांत है, एक मूल्य है, और नरेंद्र मोदी जैसा और रघुवर दास जैसा यहाँ नेतृत्व करता है, और बहुत सारे लोग जो है अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिए। तो सारे लोग कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उस तरह से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का वर्चस्व रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव में भी आएगी, क्योंकि आदरणीय रघुवर जी ने बहुत बेहतर काम किया है और 5 सालों के लगभग इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। तो जो जन आकांक्षाएं थी, जो जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं पे भी आदरणीय रघुवर जी खरे उतरे हैं निश्चित रूप से। चूंकि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें जिस प्रकार से 14 में 12 सीटें आई, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय रघुवर दास जी दोनों जन आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाद अगर बीजेपी में कोई सीएम पद का उम्मीदवार है तो वो आपके हिसाब से कौन है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा निर्णय है, ये हमारा इसमें कुछ भी हम इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और इस पे हमारा कुछ भी टिप्पणी करना जो है सार्थक नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप जेवीएम से इतने समय तक जुड़े रहे, तो बाबूलाल मरांडी को आप क्या कुछ एक देना चाहेंगे मैसेज इस विधानसभा चुनाव में टिके रहने के लिए और अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए? बाबूलाल मरांडी जी के बारे में मैंने कहा कि वो अपने पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र पैदा करें। जब तक आंतरिक लोकतंत्र पैदा नहीं होगा तब तक अगर आप डिक्टेटरशिप के हिसाब से अगर पार्टी चलाना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अगर कोई पूरा का पूरा फैसला लेगा पार्टी का, तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अगर हम भी कभी कभी अगर कुछ चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं तो अपना ड्राइवर भी अगर हमको कोई सलाह देता है तो सलाह को भी मानते हैं कि हो सकता है कि उसका नज़रिया कुछ सोचने का अलग हो। तो आंतरिक लोकतंत्र वो होता है, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपकी पार्टी में कार्यकर्ता है, कार्य समिति के सदस्य हैं, और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कार्य समिति में बैठक में फैसला हो गया कि ये निर्णय पार्टी लेगी, लेकिन कार्य समिति बैठक के निर्णय को भी आप बदल देते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र जब तक नहीं रहेगा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, और उनको मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, जो अभी वो कर रहे थे जिस प्रकार से जो चल रहा है अभी। तो उनको मूल्यों पर ध्यान देना होगा, और अपनी पार्टी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र को जो है पैदा करें, सारे लोगों की सुने, तभी जाकर कुछ हमको लगता है कि हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जनता उनको सिरे से नकार चुकी है। आप 4.25 लाख वोट से लोकसभा का चुनाव हार गए, 2 सीट से आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से हार गए। और आप एक बार नहीं कई बार चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा का 2 बार हार चुके, लोकसभा का हार चुके। तो बहुत मुश्किल है चीज़ों को खड़ा करना, मुश्किल है। उन्हें जेएमएम का साथ चाहिए, कांग्रेस का साथ चाहिए, कहीं ना कहीं। देखिए, वो उनका अपना निर्णय है, वो अपना क्या करेंगे। हमने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र पैदा करें, और थोड़ा सा राजनीतिक दूरदर्शिता का जब घोर अभाव वहाँ दिखता है तो दूरदर्शी होना पड़ेगा अगर ठीक करना चाहते हैं तो। अच्छा, ये तो विधानसभा चुनाव की हम बात करें, विधानसभा सत्र भी जो है शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो आप लोगों की तरफ से इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अभी तो मैं आया ही हूँ और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो घेरने की तैयारियां क्या करें। मैंने कहा ना कि पूरा विपक्ष अगर आप देखेंगे तो नकारात्मक राजनीति के भरोसे है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम क्या है कि आदिवासी के बीच में जाकर आदिवासियों को बरगलाना, और वो इस नाम पे बरगलाते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी ज़मीनें छीनी जाएगी। और यहाँ के लोगों ने उसका करारा जवाब 2019 के लोकसभा चुनाव में दे दिया, क्योंकि सभी यहाँ के आदिवासी भाइयों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। तो नकारात्मक राजनीति के भरोसे अल्पसंख्यकों को भी कांग्रेस डराती है, यहाँ के मुसलमानों को कांग्रेस डराती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस देश में सबसे अधिक दंगे अगर हुए तो वह कांग्रेस के समय में हुए, सबसे अधिक लोगों की अगर हत्याएं हुई तो कांग्रेस के समय में हुई। और जिनके नाम की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, तो सबसे अधिक समय तक अगर इस देश में कोई राज किया है पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है।
अगर आप उनका जीवन स्तर 70 सालों में नहीं सुधार सके तो आज सिर्फ उनको बरगला करके अगर राजनीति करना चाहेंगे तो यह राजनीति चलने वाली नहीं है। देश विकास कर रहा है, झारखंड विकास कर रहा है, यहाँ के लोग विकास कर रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अभी रघुवर जी की सरकार में आप देखेंगे तो पहले मात्र 3 आज़ादी से अभी तक मात्र 3 कॉलेज हुआ करता था यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज, और अभी 7-7 कॉलेज खुल गए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है और लोग विकास से खुश हैं। चूँकि किसी चीज़ का पैमाना क्या है, 2014 में जितनी सीटें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आई थी, अब 2019 में देखेंगे तो सीटें बढ़ गई। तो अगर बिना काम किए वो तो नहीं बढ़ी। स्वाभाविक रूप से जनआकांक्षाओं पे खरे उतरने के कारण, जनभावनाओं पे खरे उतरने के कारण जनता ने उनको जो है सम्मान दिया है। तो आगे भी हमको लगता है विधानसभा के चुनाव में भी, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क का निर्माण हुआ, बाकी सारी चीज़ें भी बहुत सारी हुई, तो विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति के भरोसे जो है इनको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। देखिए, अब हरमू नदी को पे जो भी कुछ चल रहा है विपक्ष के बीच और बीजेपी के बीच, उस पर अब क्या कहेंगे? हरमू नदी पे तो अगर इस सरकार के समय में अगर देखेंगे तो हरमू नदी को बहुत बेहतर काम हुआ। दोनों साइड से जो है कलवर्ट बनाया गया और हरमू नदी को साफ किया गया, तो काम तो हो ही रहा है। लेकिन अब इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी जो है सिविक सेंस की भी ज़रूरत है, नागरिक ज्ञान की भी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अपने घरों का कचरा नदियों में बहा रहे हैं और उन सब चीज़ों पे थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये सब आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन काम सरकार ने किया है और उस हरमू नदी के लिए बहुत सारे योजनाएं भी हुई और बनी और योजनाओं पर अमल भी किया गया। अच्छा, अगर आपने तो कहा कि पार्टी ही निर्णय लेगी कि आपको टिकट देना है कि नहीं देना है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर पार्टी निर्णय लेती है आपको टिकट देने के लिए, तो आप किस सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, हम इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। हम अभी आए हैं, हम पहले काम करेंगे। पार्टी निर्णय लेगी, पहले काम देखेगी पार्टी कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, हाँ इस लायक है, वो अगर हमको योग्य समझेगी तो स्वाभाविक रूप से हमको मौका देगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की हमेशा पूछ रही है और साधारण परिवार से निकले हुए लोग जो है शीर्ष पदों पर जाके बैठे हैं। नरेंद्र भाई मोदी की ही बात कर लें, आप आदरणीय रघुवर दास जी की ही बात कर लें, बहुत साधारण और गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बदौलत, अपने कामों के बदौलत ये शीर्ष पदों पे जाकर के बैठे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम काम करेंगे तो पार्टी भी इसके ऊपर विचार करेगी और जो निर्णय लेगी, हमने कहा कि हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, हर स्थिति में तैयार हैं। जी योगेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।